हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम देख रहे थे क्लास 12th गुजरात बोर्ड के इम्पोर्टेंट वन सेंटेंस की सीरीज़, जिसमें हमने एसपी पार्ट पूरी तरीके से कवर कर लिया था और सीसी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कवर कर लिया था। तो आज है हमारा उसका अगला सेशन, जिसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 6 विच इज़ इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड करस्पॉन्डेंस। इसके सारे इंपॉर्टेंट वन सेंटेंसेज हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो आप एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 विच इज व्हाट इज इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस। इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस क्या होता है? ये फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उसका आंसर है the correspondence carried out from the head office to a branch and from the branch to the head office is called interdepartmental correspondence। ये correspondence जो कि होता है, कैरी आउट किया जाता है from the head office to a branch, कि हेड ऑफिस से ब्रांच के बीच में, कि मतलब जो भी कंपनी की हेड ऑफिस है, फॉर सपोज वो मुंबई में हेड ऑफिस है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस है, तो मुंबई से लेके फॉर सपोज गुजरात के अहमदाबाद में, तो मुंबई में जो है हेड ऑफिस है और अहमदाबाद में ब्रांच है, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच का करस्पॉन्डेंस, एंड फ्रॉम द ब्रांच टू द हेड ऑफिस, और ब्रांच से हेड ऑफिस के बीच में, लाइक अहमदाबाद से मुंबई के बीच की करस्पॉन्डेंस इज कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस। कि डिपार्टमेंट में ही अंदर जो है करस्पॉन्डेंस कैरी आउट हो रहा है, की बातें हो रही है, जो कि हेड ऑफिस से ब्रांच तक के बीच में है, ब्रांच से हेड ऑफिस के बीच में है, तो उसे हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस। मतलब इंटर डिपार्टमेंटल मतलब डिपार्टमेंट के अंदर ही अंदर जो करस्पॉन्डेंस होता है, उसे हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच फॉर्म इज यूज्ड इन इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस। इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस में कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, मतलब किस फॉर्म में वो जो इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस होता है, किस तरीके से वो किया जाता है। तो इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस इज इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, सर्क्यूलर एंड मेमो। इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस जो है वो नोटिस, सर्क्यूलर और मेमो के रूप में कैरी आउट किया जाता है। मतलब इन तरीकों से इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोटिस, सर्क्यूलर एंड मेमो। ये भी फ्रेंड्स आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच कंसेप्ट द सर्क्यूलर होल्ड, कि सर्क्यूलर के पीछे कौन सा कंसेप्ट इंक्लूडेड है, किस कंसेप्ट के बेस पे सर्क्यूलर यूज होता है। तो सर्क्यूलर होल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रैक्टिकल एटीट्यूड। ये सर्क्यूलर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए, प्रैक्टिकल बात बताने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए सर्क्यूलर यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्क्यूलर होल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रैक्टिकल एटीट्यूड। ये भी फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन विच लेटर डेट एंड टाइम होल्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस। कौन से लेटर में डेट और टाइम को स्पेशल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड किया गया है, किस टाइप के लेटर में। तो इन सर्क्यूलर डेट एंड टाइम होल्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस। इस सर्क्यूलर टाइप के लेटर में डेट और टाइम को स्पेशल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की गई है। ये भी फ्रेंड्स आपके टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच लेटर्स मोस्टली डू नॉट यूज सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। किन लेटर्स में जो है मोस्टली सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता है, लाइक लिखते हैं थैंक यू, विद रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, ये सब, और सैल्यूटेशन जो है वो नहीं यूज होता है, नहीं। तो इसका आंसर है सर्कुलर्स मोस्टली डू नॉट यूज सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कि मोस्टली सर्कुलर में, सर्कुलर टाइप के लेटर जो हम सर्कुलर्स लिखते हैं, उसमें मोस्टली जो है सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स सर्कुलर आपने अगर देखा हो प्रैक्टिकल लेटर्स में, आपके इसी चैप्टर के लेटर्स में, तो ऐसे लिखा जाता है कि टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट, या टू ऑल माई कलीग्स एक्सेट्रा, इस तरीके से लिखा जाता है, किसी एक को भी टारगेट नहीं किया जाता है। तो इसमें सैल्यूटेशन की तो कोई बात ही नहीं आती, और इसको कॉम्प्लीमेंट तरीके से, मतलब उसे क्लोज भी नहीं किया जाता, जस्ट एक सिंपल सी क्लोजिंग दी जाती है। नॉर्मल मैनर में जो है इसको सर्कुलर को एंड कर दिया जाता है, इसमें कुछ खास और किया भी नहीं जाता। तो सर्कुलर्स मोस्टली डू नॉट यूज सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज
द आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको आंसर क्लियर होगा। अगर टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेमो, कि मेमो क्या होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, a memo is a letter written by a senior officer to a subordinate। कि मेमो एक तरीके का लेटर होता है जो सीनियर ऑफिसर के द्वारा लिखा जाता है सब उसके सबॉर्डिनेट को, और वाइस वर्सा, या फिर सबॉर्डिनेट भी जो है अपने सीनियर ऑफिसर को मेमो लिख सकता है। और एम्प्लॉयज हैविंग इक्वल स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स इन ईदर अ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। कि एम्प्लॉयज को भी इक्वल स्टेटस है, मतलब कि एम्प्लॉयज भी जो है अपने सीनियर ऑफिसर को जो मेमो वगैरह वो उनको मतलब उनके लिए जो है मेमो वगैरह लिख सकते हैं। सीनियर ऑफिसर्स भी जो है अपने एम्प्लॉयज और कलीग्स को मेमो लिख सकते हैं, और एम्प्लॉयज और कलीग्स भी उनको जो है टारगेट करके मेमो लिख सकते हैं। एम्प्लॉयज के पास भी इक्वल स्टेटस और अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि वो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के थ्रू कम्युनिकेट कर सके अपने सीनियर अथॉरिटीज के साथ। तो इसका आंसर है मेमो इज ए लेटर रिटन बाय सीनियर ऑफिसर टू सबऑर्डिनेट और वाइस वर्सा, और एम्प्लॉयज हैविंग इक्वल स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स इन ईदर अ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। ये भी फ्रेंड्स आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टेक्स्ट बुक में पूछा गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और मार्च 2019 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ। आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ये भी फ्रेंड्स आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। रिक्रूटमेंट फ्रेंड्स आपको पता ही है क्या होता है, कि कंपनी का इंटरव्यू वगैरह लेना, जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उसमें से एक लिस्ट बनाना, उनका इंटरव्यू वगैरह लेना, उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो इस प्रोसेस इसकी भी एक प्रोसेस होती है कि किस वे में रिक्रूटमेंट होना चाहिए। तो उस प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। The main objective of recruitment process is to get a right candidate at a right place at a right time with the right number। कि ऑब्जेक्टिव ये होता है, मेन मोटिव ये होता है कि हमें सही कैंडिडेट मिले, सही प्लेस के लिए मिले, मतलब सही पोजीशन जिस पर हमको उसको रखना हो, सही टाइम पे मिले और सही मैनर में मिले, सही नंबर में मिले। यही जो है सही जो है ऑब्जेक्टिव होता है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का। मतलब अगर शॉर्ट में आपको समझाऊं फ्रेंड्स, तो उस पोजीशन के लिए एक परफेक्ट पर्सन मिलना, उसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। उस प्रोसेस के थ्रू परफेक्ट पर्सन मिलना फॉर अ पोजीशन इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। आई होप फ्रेंड्स आपका ये आंसर क्लियर हुआ होगा। तो टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेमो। कि मेमो के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमो इज टू डिमांड स्पेसिफिक इश्यूज टू whom इट इज एड्रेस्ड टू। कि मेमो का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि स्पेसिफिक इश्यूज रिमाइंड करवाना, जिसको कि मेमो एड्रेस किया जा रहा है, उनके अगर कुछ इश्यूज वगैरह हैं स्पेसिफिक, तो उन्हें एड्रेस करना, उन्हें बताना, ये ऑब्जेक्टिव होता है मेमो का। ये भी फ्रेंड्स आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है। ये फ्रेंड्स हम सबको ही पता है प्रमोशन क्या होता है, बट हमें इसको एज अ रिटर्न फॉर्म में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं इसका एक बार रिटर्न स्ट्रक्चर आपको बता दूं। ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और मार्च 2020 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ भी है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आंसर देखिए, ट्रांसफर फ्रॉम लोअर रैंक टू हायर रैंक ऑफ एम्प्लॉय इज कॉल्ड प्रमोशन। कि ट्रांसफर करना किसी एम्प्लॉय को लोअर रैंक से हायर रैंक की तरफ, उसे प्रमोशन कहते हैं। ड्यू टू प्रमोशन एन एम्प्लॉय गेट्स इकोनॉमिकल बेनिफिट्स एंड स्टेटस। कि प्रमोशन के थ्रू एम्प्लॉय को जो है इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिलता है और एक स्टेटस भी मिलता है। लाइक जूनियर क्लर्क से अगर सीनियर क्लर्क की पोजीशन हो, फिर वो जो फॉर ऑल मैनेज करे तो मैनेजर की पोजीशन मिले, तो इसे हम प्रमोशन कहते हैं। और जैसे जैसे उसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी, फॉर सपोज को जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क बना, सीनियर क्लर्क से मैनेजर बना, तो उसके मैनेजर की पोजीशन में जो भी सैलरी होगी, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, वो जूनियर क्लर्क से तो ज़्यादा ही होंगे, और उसकी रेपुटेशन भी एज उससे ज़्यादा होगी, स्टेटस भी उससे ज़्यादा होगा। प्रमोशन का मतलब ऑल ओवर आपका डेवलपमेंट ही, आपकी ग्रोथ ही, उसे हम प्रमोशन कह सकते हैं। ये भी फ्रेंड्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी है, मार्च 2020 में पूछा गया, बोर्ड का भी है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपके लिए आंसर रीड कर देता हूँ, विच इज द ट्रांसफर फ्रॉम लोअर रैंक टू हायर रैंक ऑफ एम्प्लॉय इज कॉल्ड प्रमोशन। ड्यू टू प्रमोशन एंड एम्प्लॉय गेट्स इकोनॉमिकल बेनिफिट्स एंड स्टेटस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, which change occur in the salary and authority of the employee due to demotion।
कि डिमोशन की वजह से कौन से चेंजेस जो है वो अकर होते हैं, कौन से चेंजेस होते हैं सैलरी और अथॉरिटी में एम्प्लॉय के। प्रीवियसली हमने प्रमोशन में देखा फ्रेंड्स इसके पिछले क्वेश्चन में। अभी डिमोशन का केस है कि डिमोशन होने से एम्प्लॉय की अथॉरिटी और सैलरी में क्या फर्क आता है, क्या चेंजेस आते हैं। इसका आंसर देखें, सैलरी, वेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटस विल बी लेस ड्यू टू डिमोशन। सैलरी, वेजेस जो भी उन्हें मिलता था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, जो भी उनकी पोजीशन थी, वो सब जो है वो डिग्रेड हो जाती है डिमोशन की वजह से। लाइक पहले सीनियर क्लर्क थे जो जूनियर क्लर्क की पोजीशन पे आ गए, मैनेजर थे सीनियर क्लर्क की पोजीशन पे आ गए। ये डिमोशन ही है जिससे उनकी सैलरी पे भी इफेक्ट पड़ा, उनकी रेपुटेशन पे भी इफेक्ट पड़ा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इफेक्ट पड़ा, उनकी पोजीशन पे भी इफेक्ट पड़ा, सब कुछ डिग्रेड हो गई। तो प्रमोशन में जैसे अपग्रेड होता है, डिमोशन में सेम डिग्रेड होता है। आप उसका ऑपोजिट करके भी लिख सकते हैं आंसर में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में पूछा गया है और मार्च 2021 में बोर्ड में भी पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और मार्च 2021 का भी, मार्च 2023 का भी क्वेश्चन है, सॉरी 21 नहीं 23, वॉट एवर बट इम्पोर्टेंट तो है ही। देखिए मार्च 23 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज रेजिग्नेशन, की रेजिग्नेशन क्या होता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर देंगे फ्रेंड्स, व्हाट इज रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन क्या होता है, तो रेजिग्नेशन इज अ लेटर रिटन बाय एन एम्प्लॉय इन्फॉर्मिंग हिज एम्प्लॉयर अबाउट लीविंग हिज जॉब। कि रेजिग्नेशन का मतलब कि जो एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करता है कि भैया वो जॉब छोड़ना चाहता है। देखिए फ्रेंड्स, फायर करना और रिजाइन करने दो चीज़ें होती है। फायर करने में हम सामने वाले बंदे को उसकी पोजीशन से फायर करने हटा दे रहे हैं कंपनी से, और रिजाइन जिसमें हम कंपनी की तरफ से उसको है ना का ऑर्डर दिया जा रहा है कंपनी छोड़ने का। लेकिन रेजिग्नेशन में जो वो विलिंगली कंपनी छोड़ रहा होता है, ये मेजर डिफरेंस होता है। एक बार आंसर देख लें फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन इज अ लेटर रिटन बाय एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के द्वारा लिखा जाता है, इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करने के लिए कि भैया वो जॉब छोड़ रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन नोटिस इन अ नोटिस बेस्ड फॉर्म। कि जो नोटिस में जो भी जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन दी जाती है वो किस पे बेस्ड होती है। इसका आंसर है द इंफॉर्मेशन गिवन इन नोटिस इज बेस्ड ऑन लीगल प्रोविजन एंड पॉलिसीज ऑफ कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन। कि इंफॉर्मेशन जो कि नोटिस में दी जाती है वो बेस होती है लीगल प्रोविजंस पे और पॉलिसीज पे, उस ऑर्गेनाइजेशन की लीगल प्रोविजन पर पॉलिसीज पे बेस होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सर्कुलर। तो इसका आंसर देखें फ्रेंड्स, letter written on regular basis to a group of employees to inform about the code of conduct decided by the management of the business firm or organization is a circular letter। कि एक लेटर जो लिखा जाता है रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को, जैसे कि फ्रेंड्स हमने सर्कुलर अगर आपने प्रैक्टिकली लिखा भी होगा तो आपको पता होगा उसमें लिखा जाता है टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, ये सारे एम्प्लॉयज़ को टारगेट करके लिखा जाता है। जो लेटर लिखा जाता है रेगुलर बेसिस पे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को, उनको इन्फॉर्म करने के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए जो कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, लाइक कोई नया डिसीजन लिया है, कोई नया कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, उन सबको इन्फॉर्म करने के लिए बिजनेस फॉर्म के एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करने के लिए जो रेगुलर बेसिस पे लेटर लिखा जाता है उसे हम कहते हैं सर्कुलर लेटर। ओवरऑल फ्रेंड्स, के ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है, उन्हें हमें कंपनी ने कोई नया डिसीजन लिया है, कोई नया कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, उसके बारे में इन्फॉर्म करना है, और वो इन्फॉर्म करने के लिए जो हम लेटर लिखते हैं उस लेटर को सर्कुलर कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रीजन बेस्ड नोटिस। कि रीजन बेस्ड नोटिस क्या होती है, कौन सी है। तो मेमो इज रीजन बेस्ड नोटिस। की मेमो जो है वो रीजन बेस्ड नोटिस है। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वो है हु राइट अ मेमो। कि मेमो कौन लिखता है। तो इसका आंसर है जनरली मेमो इज रिटन बाय द हेड ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट टू हिज सबऑर्डिनेट्स और टू अदर एम्प्लॉइज। कि मेमो जो है वो लिखा जाता है डिपार्टमेंट के हेड के द्वारा, वो डिपार्टमेंट का हेड लिखता है उसके सबऑर्डिनेट्स को और दूसरे अलग एम्प्लॉइज को भी।
कि डिपार्टमेंट का हेड उसके सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज को जो है मेमो लिख सकता है, और मेमो वही जनरली वही मेमो लिखता है। आई होप फ्रेंड्स आपको 15th नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एसेंशियल इन मेमो फॉर एम्प्लॉयज, कि मेमो में कौन सी चीज़ जो है बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज के लिए। व्हाट इज एसेंशियल इन मेमो फॉर एम्प्लॉयज, इसका आंसर है एम्प्लॉयज एड्रेस, नेम डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट, राइटर नेम, साइन ऑफ द पर्सन आर नेसेसरी, कि किस एम्प्लॉय को एड्रेस करके लिखा जा रहा है, किसको मतलब बताने के लिए लिखा जा रहा है, वो उस बंदे का नाम, वो किस पोजीशन पे काम करते हैं, वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो, और जो लिख रहा है बंदा उसका नाम और सिग्नेचर, वो बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ के लिए जब मेमो लिखते हैं। तो फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर दूँ फ्रेंड्स, एम्प्लॉय का एड्रेस, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है वो जो मेमो लिख रहा है वो, और उसकी साइन, ये ज़रूरी होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नेसेसरी टू बी मेंशन्ड इन मेमो, कि मेमो में कौन सी चीज़ है जो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स। इन द मेमो इट इज नेसेसरी टू मेंशन द नेम, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय टू whom मेमो इज रिटन, कि मेमो में ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि नाम एम्प्लॉय का, डेजिग्नेशन एम्प्लॉय की, और वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है वो, और किसको एड्रेस करके लिख रहे हैं वो, ये जो है मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिसाइड्स द सेंडर्स नेम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर आर आल्सो मेंशन्ड इन इट, उसके अलावा सेंडर्स नेम, जो मेमो लिख रहा है उसका नाम, वो किस पोजीशन पे है, डेजिग्नेशन पे है वो, और उसकी साइन, ये भी जो है मेंशन होनी चाहिए। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, जिसको हम मेमो लिख रहे हैं उसका नाम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और किस पर्पस के लिए मेमो है वो लिखना जाना चाहिए, और जो मेमो लिख रहा है उसका भी नाम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर मेंशन होना चाहिए। मतलब जिसको टारगेट करके मेमो लिख रहे हैं उसकी भी डिटेल्स, और जो मेमो लिख रहा है उसकी भी डिटेल्स, दोनों की डिटेल्स जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 विच इज व्हाट इज नोटिस, कि नोटिस क्या होता है। इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स। A notice means a letter written to employees informing them about the changes in legal, constitutional or structural matter of any organization. कि नोटिस का मतलब होता है एक लेटर जो कि एम्प्लॉयज को लिखा जाता है इन्फॉर्म करने के लिए उनको कि चेंजेस जो भी हुए हैं लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल मैटर में कंपनी के जो भी ये मैटर्स होते हैं उनमें चेंजेस हुए हैं। अगर फिर से समझाऊं फ्रेंड्स, कि नोटिस का मतलब होता है एक लेटर जो कि एम्प्लॉयज़ को लिखा जाता है ताकि इन्फॉर्म किया जा सके कि भाई लीगल मैटर्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में या स्ट्रक्चरल मैटर्स में कुछ चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, वो सब इन्फॉर्म करने के लिए जो भी लेटर लिखा जाता है उसे हम नोटिस कहते हैं। मतलब एक बार ऐसा भी आता है फ्रेंड्स कि इन्फॉर्मिंग टाइप का लेटर होता है उसे हम नोटिस कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 विच इज व्हाई इज रिक्रूटमेंट नेसेसरी, रिक्रूटमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है रिक्रूटमेंट की। तो इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का, कि रिक्रूटमेंट इज नेसेसरी इन दीज सर्कमस्टेंसेस, कि रिक्रूटमेंट जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में। सर्कमस्टेंसेस के नाम है जैसे रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, डेथ ऑफ एम्प्लॉय, टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय, प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि ये जब केसेस होते हैं कि अब एम्प्लॉय को रिटायर होना है या एम्प्लॉय की डेथ हो गई है या एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया है काम से या उसको प्रमोट कर दिया गया है एम्प्लॉय को अपने पोजीशन से, ये सब जब होता है कंपनी में, ये सब फंक्शंस जब होते हैं तब जो है रिक्रूटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। समटाइम्स ड्यू टू गवर्नमेंट रूल्स रिक्रूटमेंट बिकम्स नेसेसरी, कई बार गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स भी आ जाते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी भी आ जाती है जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट जो है करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इट कैन बी एनीथिंग, जो कि जैसे भी नया बजट भी आएगा फ्रेंड्स, तो उसमें अगर कुछ नया ऐसा कोई रूल वगैरह बन गया जिसकी वजह से हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ सकता है, ऐसी संभावना है। तो इन कंडीशंस में जो है रिक्रूटमेंट नेसेसरी होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 20
जो कि है मेंशन द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूटमेंट के मेथड्स मेंशन करो, किन किन मेथड्स के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स कि दो मेथड है जिससे जो है ना रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। ऐसे दो मेथड्स है, फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सेकंड इज इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये दो मेथड्स के थ्रू जो है रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, जो कि है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड्स वाले टाइप्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है मेथड्स की जगह टाइप्स लिख के भी पूछ ले बोर्ड्स में, ऐसे छोटे मोटे चेंजेस बोर्ड्स करके पूछता रहता है, तो ध्यान रखिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा मेथड्स वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, व्हेन एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड फ्रॉम द प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कि जब कोई एम्प्लॉय अपॉइंट किया जाता है, अब जो कंपनी में करेंटली काम कर रहे हैं उनमें से, या कोई काम छोड़ के जा चुके थे पास्ट एम्प्लॉयज हैं उनमें से, जब कोई एम्प्लॉय जो है अपॉइंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर से अगर हम रिक्रूट करते हैं कि वो या तो जॉब छोड़ के पहले कभी चला गया था वापस आया, या करंट किसी पोजीशन पे काम कर रहा है उससे उसको इस पोजीशन पे लेके आ गए, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्लियर होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? फ्रेंड्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का उल्टा वही इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसका आंसर देख लें, व्हेन एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट। कि जब एम्प्लॉय अपॉइंट किया जाता है कंपनी में एडवर्टीजमेंट के द्वारा, जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज के द्वारा, या फिर जो एम्प्लॉय यूनियंस होते हैं लाइक कि भाई ट्रेड यूनियंस वगैरह, जिसमें जो है एम्प्लॉय वगैरह अपने नाम वगैरह रजिस्टर करवाते हैं, फिर कंपनीज उसमें से भी जो है कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से भी एम्प्लॉयज़ को कांटेक्ट करती है सो दैट उनको रिक्रूट कर सके। ऐसे भी एजेंसीज होते हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके द्वारा उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब बाहर के आदमी जब कंपनी के अंदर आए किसी पोजीशन को फिलअप करने के लिए और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर कंपनी से ही उठा के किसी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हम ले जाएं, उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाएं उसे हम कहेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और बाहर से कोई आए उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, जो कि है व्हाट टाइप ऑफ लेटर्स आर इंक्लूडेड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में किस तरीके के लेटर्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। इसका आंसर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर इंक्लूडेड इन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। की बहुत से तरीके के लेटर्स जो इंक्लूड किए जाते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में, वो इस तरीके के हैं। दे आर एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन, लेटर रिलेटेड टू इंटरव्यू, लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट रिटन टेस्ट, प्राइमरी सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। तो ये जितने भी मैंने नाम फ्रेंड्स आपको बता रहे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से रीड भी कर लीजिएगा। एक बार फिर से आपको रिपीट कर दिए, यही जो है मेन आंसर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये लेटर के सब टाइप्स हैं, एक बार फिर से मैं रीड कर लूँ फ्रेंड्स आपके लिए, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर इंक्लूडेड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। दे आर एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन, लेटर रिलेटेड टू इंटरव्यू, लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट रिटन टेस्ट, प्राइमरी सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। ये जो टाइप के लेटर है इंक्लूडेड होते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ से भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की फाइनल स्टेज कौन सी होती है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज द फाइनल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कि एम्प्लॉय को अपॉइंट करना ये फाइनल स्टेज होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। बाकी तो बीच में इंटरव्यू लेना और तरह तरह के टेस्ट लेना, ये सब जो होता है वो प्रोसेस के पार्ट है ही, लेकिन फाइनली पोजीशन पे अपॉइंट कर देना ये जो है फाइनल स्टेप होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ से भी क्लियर होगा। इसी के साथ हमारे 24 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट बेनिफिट डज एन एम्प्लॉय गेट ड्यू टू प्रमोशन। कि प्रमोशन की वजह से
किस तरीके के बेनिफिट्स जो है वो किसी एम्प्लॉय को मिलते हैं जब उसका प्रमोशन होता है, तो किन किन तरह के बेनिफिट्स जो है एम्प्लॉय को मिलते हैं। तो इसका आंसर है एन एम्प्लॉय गेट्स हायर पोजीशन, स्टेटस एंड रेज इन हिज पे स्केल ड्यू टू प्रमोशन। एम्प्लॉय को जो है हायर पोजीशन मिलती है कि जो पोजीशन पे काम कर रहा था वो उससे ऊपर पोजीशन पे काम करने को मिलता है। स्टेटस मिलता है कि भाई उसका मतलब मार्केट में एक स्टेटस बनता है कि हाँ ये तो इस पोजीशन पे काम करता है, मार्केट में उसका स्टेटस भी बनता है कि हाँ ये तो इस पोजीशन पे काम करता है, और पोजीशन भी हायर हो जाती है। एंड रेज इन हिज पे स्केल, और जो उसको सैलरी वगैरह मिलती थी उसमें भी बढ़ोतरी होती है, तो उसको मार्केट में इज्जत भी मिलती है, उसका पे स्केल भी बढ़ जाता है, पोजीशन भी ऊपर की मिलती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो कि एम्प्लॉय को मिलते हैं उसके प्रमोशन के बाद। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसफर। कि ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है। इसका आंसर है व्हेन एन एम्प्लॉय इज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू सम अदर प्लेस। कि जब कोई एम्प्लॉय शिफ्ट किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, डेजिग्नेशन, रेम्यूनरेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड इज कॉल्ड ट्रांसफर। कि जब कोई एम्प्लॉय शिफ्ट किया जाता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, है ना, खाली वो जो है सिर्फ शिफ्ट ही किया जाता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, डेजिग्नेशन, रेम्यूनरेशन, स्किल रिक्वायर्ड ये सब चेंज नहीं होती है, खाली उसकी जगह ही प्लेस होती शिफ्ट होती है, उसे कहते हैं हम ट्रांसफर। और अगर उसका पेमेंट वगैरह जो भी है वो सब इंक्रीज हो तो उसे कहा जाता है ट्रांसफर विद प्रमोशन। अगर कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ प्लेस ही शिफ्ट हो रही है, तो उसे हम कहेंगे ओनली ट्रांसफर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिमोशन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका आंसर देखें फ्रेंड्स। व्हेन एन एम्प्लॉय इज अनेबल टू परफॉर्म द जॉब अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन। जब एक एम्प्लॉय अब एबल नहीं होता है जॉब परफॉर्म करने के लिए उसके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, देन दिस एम्प्लॉय इज पुट एट द लोअर रैंक फ्रॉम हिज प्रेजेंट डेजिग्नेशन। तो उसको उठा के जो है लोअर रैंक की तरफ रख दिया जाता है। जिस पोजीशन पे वो काम कर रहा है उससे लो पोजीशन पे उसको रख दिया जाता है। तो उस लो पोजीशन पे उसका ट्रांसफर करना उसे कहा जाता है डिमोशन। लाइक पहले कोई सीनियर क्लर्क था, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो उसको जूनियर क्लर्क की पोजीशन दे दी, या जो भी कंपनी के मैनेजर था वो काम नहीं कर पा रहा है उसे क्लर्क की पोजीशन दे दी। तो ऐसे जो है उनकी जो पोजीशन जो है डिमोट कर दी जाती है, उसे हम कहते हैं डिमोशन। मतलब जो करंट पोजीशन पे काम कर रहे हैं उससे नीचे की पोजीशन देना, उसे हम कहते हैं डिमोशन। आई होप फ्रेंड्स आपको इसका मतलब शायद पहले से पता भी होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि डिमोशन क्या होता है। ये भी फ्रेंड्स आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मई 2021 में पूछा गया बोर्ड का इंपॉर्टेंट PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको 27 नंबर का आंसर भी क्लियर होगा, व्हाट इज डिमोशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट सिचुएशन द डिसीजन ऑफ डिमोशन और डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय इज टेकन बाय द मैनेजमेंट। तो किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में जो डिसीजन होता है कि इस एम्प्लॉय को डिमोट करना ही पड़ेगा, ये अपनी पोजीशन पर काम नहीं कर रहा है, तो मैनेजमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है किस सिचुएशन में। तो इसका आंसर है मैनेजमेंट डिसाइड्स अबाउट डिमोशन और डिसमिसल ऑफ एन एम्प्लॉय इन वेरियस सिचुएशंस। ऐसी कई तरीके की सिचुएशंस है जिसमें कंपनी को या बिजनेस को सोचना पड़ता है कि इस एम्प्लॉय की जो पोजीशन है वो सही नहीं है, इसको डिमोट करना पड़ेगा। वो सिचुएशंस है दैट इंक्लूड ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, कि वो डिसिप्लिन में नहीं रहता है, डिसिप्लिन तोड़ देता है, नेग्लिजेंस इन ड्यूटी, अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, नेग्लेक्ट कर देता है ड्यूटी परफॉर्म करने से, सीरियस मॉल प्रैक्टिस बाय द एम्प्लॉय, कुछ अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है, और रिडक्शन ऑफ एफिशिएंसी, जितनी एफिशिएंसी से वो पहले काम करता था अब उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है एम्प्लॉय को उसकी पोजीशन नीचे करने का, जैसे प्रमोट करते हैं तो पोजीशन हायर हो जाती है, डिमोट करते हैं तो पोजीशन लोअर हो जाती है। तो इन रीजंस की वजह से जो है कंपनी को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि जो है उस एम्प्लॉय की पोजीशन को डिमोट करना ही पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी
क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 28। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज व्हेन डज एन एम्प्लॉय रिजाइन, कि एम्प्लॉय रिजाइन कब करता है, किस क्या ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एम्प्लॉय को रिजाइन करना पड़ता है। इसका आंसर है ओइंग टू वेरियस सिचुएशंस एन एम्प्लॉय रिजाइंस, कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी अराइज हो जाती है जिसकी वजह से एम्प्लॉय को जो है रिजाइन करना पड़ता है। दे आर, वो कुछ इस तरीके से है, ऑफर फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हो तो एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है। इल हेल्थ, हेल्थ इश्यूज हों, बार बार तबीयत खराब हो जाती हो तो एम्प्लॉय रिजाइन करना पड़ता है एम्प्लॉय को। पर्सनल रीजंस हो सकता है, उससे कुछ पर्सनल रीजंस भी हो, बैलेंस ना हो रही हो लाइफ, ये भी हो सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द मैनेजमेंट, कि है ना अगर मैनेजमेंट के साथ उसको ओपिनियन मैच ना हो रहे हो, 1 2 3 बार ठीक होता है लेकिन हर एक बात में अगर आर्ग्यूमेंट हो, ओपिनियन मैच ना हो तो एम्प्लॉय का रिजाइन करने का ये भी एक रीज़न हो सकता है। और माइग्रेशन टू फॉरेन कंट्री, या फिर वो ये देश ही छोड़ के जा रहा हो, उसको दूसरे कंट्री में ही सेटल होना हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, एम्प्लॉय जो है वो रिजाइन कर जाए अपनी कंपनी से। तो एक बार सारे रीजन आपके लिए सिर्फ फटाफट से बता दो, रिवाइज करता हूँ कि बेटर अपॉर्चुनिटी मिलना, हेल्थ इश्यूज होना, पर्सनल रीजंस होना, ओपिनियन का मैच ना होना, डिफरेंट ओपिनियन होना, या फॉरेन कंट्री में माइग्रेट करना, ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो है रिजाइन करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 29। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 30। देखिए व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन, कि हम जब एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्शन किस चीज़ पे बेस्ड होता है। तो द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फील्ड ऑफ वर्क एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। जो सिलेक्शन होता है एम्प्लॉय का वो इज बेस्ड ऑन, वो इस चीज़ पर टिका हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, उसका साइज क्या है, फील्ड ऑफ वर्क, वे किस फील्ड में काम करना है, क्या काम करना है, कितना काम करना है, एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, और किस तरीके के एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। इस पे जो है एम्प्लॉय सिलेक्शन पूरा मैटर करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन नंबर 31 जो कि है व्हाट इज मेंशन्ड इन द अपॉइंटमेंट लेटर, कि अपॉइंटमेंट लेटर में क्या मेंशन किया जाता है। उसका आंसर है फ्रेंड्स बेसिक सैलरी, अलाउंस, इंक्रीमेंट एंड वेरियस अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन्ड इन द अपॉइंटमेंट लेटर। कि बेसिक सैलरी क्या, कि बेसिक सैलरी कितनी रहेगी, अलाउंस भी आपको अलाउंसेस कितने मिल सकते हैं, इंक्रीमेंट भी आपको क्या क्या कैसे आप परफॉर्म करोगे तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, एंड वेरियस अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, और कंपनी के दूसरे टर्म्स कंडीशंस और रूल्स जो है ये सब जो है अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन किए जाते हैं। कि बेसिक सैलरी, अलाउंस एंड इंक्रीमेंट, और दूसरे और वेरियस अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, दूसरे टर्म्स एंड कंडीशंस ये मेंशन किए जाते हैं अपॉइंटमेंट लेटर में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा 31 नंबर का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच इज व्हेन इज एन एम्प्लॉय डिसमिस्ड विदाउट बीइंग गिवन द बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट। कि एक एम्प्लॉय को कब डिसमिस कर दिया जाता है ना, उसको रिटायरमेंट नहीं दिया जाता, डायरेक्ट डिसमिस ही कर दिया जाता है कंपनी से, रिटायरमेंट नहीं मिलता, उसको पोजीशन से हटा ही दिया जाता है, कंपनी से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये ऐसा जो है किन सर्कमस्टेंसेस में, किन कंडीशंस में होता है। इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स। पहला सर्कमस्टेंस है व्हेन ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, कि जब कुछ मिसबिहेव वगैरह कुछ हुआ है और उसमें उसकी गलती है तो ये एक रीज़न है। दूसरा, ही इज नॉट कोऑपरेटिव टू कलीग्स, अपने कलीग्स के साथ कोऑपरेशन नहीं करता है, कोऑपरेट नहीं करता है, अपने हिसाब से काम करता है, साथ में मिलकर नहीं करता है, तो कलीग्स को भी इशू है, ऐसे बिजनेस को भी इशू है। और तीसरा है when it discloses confidential matters to competitors, और जब कंपनी की कुछ कॉन्फिडेंशियल बात हो, कुछ उनका टारगेट हो, या ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल उन्होंने डिसीजन लिया हो जिससे उनकी कंपनी की ग्रोथ होने वाली हो, और वो डिसीजन वो कॉम्पिटिटर को जाके लीक कर दे कि कंपनी वैसा ऐसा करने वाली है, तो इन केस में जो है एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाता है ना, उसको हटा दिया जाता है कंपनी से, रिटायरमेंट नहीं दिया जाता, डायरेक्ट डिसमिस ही कर दिया जाता है। कि भाई वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होके हमारी ही लिविंग एसेट होके जब हमारे काम नहीं आ रहा है, दूसरों के काम आ रहा है, दूसरों को हेल्प कर रहा है, खास करके कॉम्पिटिटर को हेल्प कर रहा है, तो जो उसको डिसमिस कर दिया जाता है कंपनी से।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है मार्च 2018 और 2021 में पूछा था, बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो रिक्रूटमेंट मीन्स टू अपॉइंट एन एम्प्लॉय एट अ प्रॉपर टाइम विद प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड इन द रिक्वायर्ड नंबर। कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करना प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ और प्रॉपर प्लेस पे उसको अपॉइंट करना और प्रॉपर रिक्वायर्ड नंबर में अपॉइंट करना, उसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। मतलब कुल ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ तो एक परफेक्ट पोजीशन पे एक परफेक्ट पर्सन को हायर करना, उसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट मेथड्स। कि रिक्रूटमेंट मेथड्स के जितने भी टाइप हैं उन सारे टाइप को आप स्टेट करो, कि खाली बताओ कितने टाइप के रिक्रूटमेंट मेथड्स होते हैं। ये भी फ्रेंड्स मार्च 2020 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट मेथड्स। दो तरीके के होते हैं रिक्रूटमेंट मेथड्स। पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वो कैसा और क्या होता है हमने पिछले आंसर में देखा। दूसरा इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्च 2020 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और इस सेशन का भी, जो कि है व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नोटिस इज। कि नोटिस किस तरीके की कम्युनिकेशन है। नोटिस मैंने आपको आगे फ्रेंड्स बताया क्या होता है, तो वो जो लिखी जाती है वो किस तरीके की कम्युनिकेशन है। तो नोटिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। नोटिस जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब किसी एक पर्सन से कोई एक पर्सन नोटिस लिखता है दूसरे पर्सन को टारगेट करके, तो ये दो लोगों के बीच में बात हो रही है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2018 में पूछा था, बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखे जो है टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा एंड होता है। आज हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वन सेंटेंस देख लिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो सो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, विच इज़ द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 इंश्योरेंस लेटर्स। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।